नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई नंबर 3 देखेंगे। इस इकाई में 1 अंक वाले 3, 2 अंक वाले 1, 3 अंक वाले 1, कुल मिला के 8 अंकों के प्रश्न इस इकाई से आते हैं। हमारे पास जो पाठ लेना है वो पाठ है 3.4 पुरस्कार, जिसे कहानी विधा से लिया गया है और इसके कहानीकार अर्थात लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त में जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1889 काशी में। जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद की जन्मदाता और छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के रूप में जाना जाता है। इनके 4 आधार स्तंभ कवि थे। एक तो हो गया आपका प्रसाद, देख लो आगे चल के काम आ जाए। एक है आपका पंत, एक है आपका वर्मा जिसे आधुनिक युग की मीराबाई कहा जाता है, और एक है आपका निराला। ठीक है, पंत यानी सुमित्रानंदन पंत, वर्मा यानी महादेवी वर्मा और निराला यानी पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवियों के रूप में इनको जाना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1989 काशी में हुआ था। इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से हमको क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो इनके रचनाओं का मुख्य विषय है प्रेम, आनंद और प्रकृति चित्रण। जो हर काल के काव्य की विशेषता के रूप में आप लोगों को बताया था, वही प्रकृति चित्रण इनकी भी रचनाओं में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कुछ प्रमुख रचनाएं, उनमें से सबसे फेमस रचना है कामायनी, जो इनका एक महाकाव्य है। काव्य के अंतर्गत कौन कौन से रचना है? कामायनी, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, ये इनकी काव्य है, कविता है। नाटक इनके बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। उपन्यास के अंतर्गत है कंकाल, तितली, इरावती। कहानी संग्रह में है आंधी, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, देवव्रत। तो इनकी रचनाओं को याद रखना, क्या पता रचना से ही रिलेटेड एक आध प्रश्न पूछ दे। तो इनमें जो है फेमस रचना, इसी को ज़्यादा याद रखना है, कामायनी, और अन्य रचनाओं को कम से कम आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है पुरस्कार कहानी जो है हमारे पास, उनके अन्य शीर्षक कौन कौन से और बन सकते हैं, ऐसे करके कभी कभार प्रश्न बना देगा। तो आपके पास उत्तर होना चाहिए देशभक्ति पहला शीर्षक, दूसरा शीर्षक के रूप में क्या बना सकते हैं हम? प्रेम और संघर्ष की कहानी, जो इस पाठ में हमको देखने के लिए मिलता है। चलिए, इस पाठ में क्या क्या दी गई है इनको देखते हैं। तो इस पाठ में पुरस्कार पाठ के माध्यम से 2 राज्यों, मुख्य रूप से जो एक राज्य था जिसका नाम है कोसल राज्य में जो होने वाले कृषि महोत्सव है उसी के बारे में इसमें वर्णन किया है। साथ ही साथ एक और राज्य है मगध, जहाँ के राजकुमार इस कृषि महोत्सव को देखने के लिए आए हैं। और एक जो इस पाठ की नायिका है मधुलिका, जो जिनके भूमि को कृषि भूमि के रूप में यानी राजा के खेत के रूप में चयन किया जाता है, वही मधुलिका। तो इन लोगों के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमता है। कहानी को सरसरी तौर पे समझाते हुए जो मेन 4-5 प्रश्न हैं, उनके उत्तर को मैं आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए, तो राज्य का नाम है कोसल राज्य में मधुलिका रहती है, और इस कोसल राज्य की जो राजधानी है श्रावस्ती, जहाँ कृषि महोत्सव मनाया जा रहा था। कृषि महोत्सव में इंद्र देवता की पूजा की जाती है। तो ये अपने आप में एक चीज़ जो है प्रश्न है। ठीक है, कोसल राज्य की राजधानी ऑप्शन दे देगा तो आपको श्रावस्ती लिखना है। कोसल राज्य में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो कृषि महोत्सव। कृषि महोत्सव के समय कौन से देवता की पूजा की जाती है? तो इंद्र देवता। राजा जो है कृषि महोत्सव के लिए जब खेत में पहुंचते हैं तो बाजा गाजा पूरे चारों रथियों के साथ वो आगे बढ़ते हैं, और राजा जो है गजराज यानी हाथी में सवार होकर उन खेतों तक वो पहुंचते हैं जहां पे कृषि महोत्सव मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कृषि महोत्सव के दिन क्या क्या होता है? तो कृषि महोत्सव के दिन राजा को एक दिन के लिए कृषक अर्थात किसान बनना होता है,
और जो हल होते हैं जिसमें 2 पुष्ट बैल होते हैं और उन्हीं के कंधों पर हल को रखा जाता है, और हल का जो मुठ होता है वह स्वर्ण रंजित सोने का पर्त उसमें रंजित रहता है, लगा रहता है। और इस समय जो कृषि महोत्सव मनाया जा रहा था, उस कृषि महोत्सव में किसके खेत का चयन हुआ था? तो मधुलिका के खेत का चयन हुआ था। चूँकि मधुलिका का खेत का चयन हुआ था कृषि महोत्सव के लिए, और कृषि महोत्सव में जो भी खेत का चयन होता है उसे राजा का खेत कहा जाता है। ये कौशल राज्य का राजकीय नियम है, ठीक है। और जो खेत चयन किया जाता है उस खेत का जो वास्तविक मूल्य रहता है, उस वास्तविक मूल्य का चौगुनी स्वर्ण मुद्राएं खेत के मालिक को प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं, तो मुख्य जो रोल है उनके बारे में बता दिया। अब कृषि महोत्सव जिस दिन मनाया जाता है उस दिन क्या होता है? राजा पूरे साज सव्वा के साथ अपने राजमहल से निकलता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, चारों ओर खुशियों का माहौल रहता है। राजमहल को पूरी तरह से सजाया जाता है, एकदम दुल्हन की तरह उनको रंगीन रोशनी से सजाई जाती है। और चूंकि मधुलिका का खेत का चयन हुआ था राजा के खेत के रूप में कृषि महोत्सव में, मान के चलिए इनकी खेत का चयन हुआ था, तो मधुलिका को ही कृषि महोत्सव में मेन जो पात्र निभाना था। इनका काम क्या रहेगा? जो बीज रहेंगे जिनको खेत में बोए जाएंगे उनको पकड़ने का अधिकार यानी छींटने का अधिकार इनको मिलेगा, और साथ ही साथ साल भर उस खेत को देख रेख करने का अधिकार मधुलिका को स्वतः मिल जाएगा। तो दर्शक में आसपास के जितने भी राज्य थे, उस राज्य के राजा और बहुत से राजकुमार आए थे। उनमें से जो एक राजकुमार था जिसका नाम है अरुण, इसी के इर्द गिर्द कहानी घूमेगा, जो मगध का एक राजकुमार था। मगध के राजकुमार का नाम क्या है? अरुण। तो यहीं पे हमारे पास एक प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है? मधुलिका ने अपनी भूमि के बदले राजकीय अनुग्रह को क्यों अस्वीकार कर दिया, और अस्वीकार करने के बाद वो किस प्रकार से जीवन निर्वहन को चुनती है? तो ये प्रश्न को पढ़ने से पहले थोड़ा स्टोरी आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे कृषि महोत्सव का कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ, उसके बाद इससे रिलेटेड प्रश्नों को अपन देखेंगे। कृषि महोत्सव में होता क्या है कि जो राजा होता है, राजा जो है एक दिन के लिए कृषक बनता है। जिसके खेत का चयन किया गया था, उनका खेत किसका खेत था? वो मधुलिका का। और बहुत सारे आसपास के राज्य के जो राजा थे और उनके राजकुमार थे, वो उस महोत्सव को देखने के लिए आते थे। उसमें से एक राजकुमार है जिसका नाम है अरुण, वो भी मगध का राजकुमार था जो कृषि महोत्सव देखने के लिए वहाँ उपस्थित था। तो इसमें होता क्या है, कृषि महोत्सव के दिन राजा जो है नगाड़े बजते हुए राजा का स्वागत करते हुए उनको राजमहल से पूरे सैनिकों के साथ सम्मान के साथ खेतों तक पहुंचाया जाता है। इस दौरान राजा जो है हाथी अर्थात गजराज में सवार होकर कृषि महोत्सव की भूमि के पास क्या होता है? पहुंचता है। साथ ही साथ पूरे राज्य को अच्छे से सजाया जाता है। राज्य का नाम है कौशल और उसकी राजधानी है श्रावस्ती। राजधानी को भी पूरी तरह से अच्छे से सजाया जाता है। कृषि महोत्सव के दिन मधुलिका वहाँ पे तैयार थी अपने खेत में, और वो बीज लेकर खेतों में छिड़क रहे थे। राजा जो है स्वर्ण से जड़ित जो हल है उनके मुठ को पकड़कर बैलों को हाँकते हुए उसमें खेत को जोतते हैं, और इस प्रकार से पूरा बुआई होने के बाद राजा जो है खेत के मालिक यदि मधुलिका को प्रोत्साहित करने के लिए, पुरस्कृत करने के लिए वहाँ पे बुलाते हैं, और बुलाने के बाद उनको उनकी खेत की जो वास्तविक मूल्य है उनकी चौगुनी राशि उनको एक थाल में रखकर स्वर्ण मुद्रा के रूप में, अनुग्रह राशि के रूप में उनको भेंट किया जाता है। मधुलिका उसे स्वीकार करती है, अपने माथों से लगाती है, और लगाने के बाद उस स्वर्ण मुद्रा को राजा के ऊपर समर्पित कर देती है। राजा इस दृश्य को देखकर चिढ़ जाता है कि इस लड़की ने राशि को तो स्वीकार किया, नमन किया, और पूरे इस राशि को मेरे ऊपर समर्पित कर दिया। ऐसे करके राजा जो है चिढ़ जाता है, राजा थोड़ा क्रोधित हो जाता है। उसके बाद ये प्रश्न बनता है कि मधुलिका ने अपनी भूमि के बदले जो
राजकीय अनुग्रह राशि है उनको अस्वीकार कर किस प्रकार से जीवन जीने की जो निर्वहन करने के लिए वो कौन कौन सी चीज़ें चुनती है इसके बारे में बता रहे हैं। तो चलिए प्रश्न में क्या हो जाएगा कि उनके अनुग्रह राशि को अस्वीकार कर किस प्रकार के जीवन निर्वहन को वो चुनती है। तो उत्तर आपको लिखना है, मधुलिका ने अपनी भूमि के बदले मिलने वाली राजकीय अनुग्रह को अस्वीकार कर दूसरों के खेतों में मजदूरी कर जीवन निर्वहन को चुना। यानी उनके खेत तो चले गए कृषि महोत्सव में, जिसके कारण से अब वो बेचारी क्या करेगी, दूसरे के खेतों में रोजी मजदूरी करेगी और उसी से अपना जीवन निर्वहन करेगी। क्यों? क्योंकि उनका सोच था कि वह अपने पूर्वजों की जो भूमि है उसको बेचना नहीं चाहती थी और पूर्वजों की जो भूमि है उसको बेचना वो अपराध जैसा मानती थी और उनका मूल्य स्वीकार करना उनके सामर्थ्य के क्या था, बाहर था। ठीक है, तो अनुग्रह राशि को स्वीकार ना करके वो दूसरे के खेतों में मजदूरी करने वाली जीवन निर्वहन था उनको चुना। क्यों चुना? क्योंकि वो जो है अपने पूर्वजों की ज़मीन को बेचना अपराध जैसा मानता था और उसका मूल्य स्वीकार करना तो उनके सामर्थ्य का बाहर था। अब आगे क्या होता है? आगे ये होता है जब अस्वीकार कर देता है तो राजा जो है चिढ़ जाता है और उनको पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो उनके वृद्ध मंत्री उनको बताते हैं कि ये जो लड़की कृषि महोत्सव में जिनके खेत का चयन हुआ है मधुलिका, वो हमारे अन्यतम वीर जिसका नाम है सिंह मित्र। कई बार पेपर में आ चुका है कि मधुलिका किसकी पुत्री है, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव खाली स्थान वगैरह में, तो वो सिंह मित्र की कन्या थी। सिंह मित्र कौन है? तो एक बार कौशल और मगध के बीच लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसे वाराणसी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में दोनों राज्यों के बीच घमासान युद्ध हुआ जिसमें शहीद होकर, कौन शहीद हुआ? सिंह मित्र शहीद होकर अपने राज्य की लाज बचाया था, अपने राज्य को जिताया था और मगध के हाथों में जाने से बचाया था। तो ये उन्हीं की ही क्या है, पुत्री है, ऐसे करके बताता है। अब यहाँ पे जितने हम स्टोरी यहाँ तक पढ़ें उसमें मधुलिका का जो चरित्र की क्या क्या विशेषता हैं, तो एक आदर्श बालिका यानी सुंदर बालिका, दूसरा स्वाभिमानी, इसी कारण राजा के अनुग्रह को तो स्वीकार किया लेकिन पुनः उन्हीं के ऊपर उनको समर्पित कर दिया। देशभक्त था, इसी कारण हालांकि वो राशि लेने से तो इनकार करता है लेकिन देश के नियम होने के कारण से, देशभक्ति का भाव होने के कारण से वो अपने खेत को राजा के खेत के रूप में देने के लिए तैयार भी रहती है, यानी अपने कर्तव्य का भी वो पालन करती है, इसलिए कर्तव्य परायण। 4 हो गए, एक आदर्श बालिका, दूसरा स्वाभिमानी, तीसरा देशभक्त, चौथा कर्तव्य परायण और 5वां आगे आपको पता चलेगा त्याग और बलिदान की देवी। अब आगे बढ़ते हैं। अब राजा पूछता है कि ये लड़की जो है अनुग्रह राशि को अस्वीकार कर देता है, पता भी चल जाता है कि वो वाराणसी युद्ध में जो मगध को हराए थे उसमें शहीद हुआ था सिंह मित्र, उनकी वो पुत्री है। अब राजा पूछता है कि वास्तव में हमारे जो कृषि महोत्सव है उसका नियम क्या है। राजा जानने का प्रयास करता है और अपने मंत्री जी से पूछता है कि मंत्री जी आप बताइए कि हमारे कौशल राज्य में कृषि महोत्सव मनाने का परंपरागत नियम क्या है। तो मंत्री जी उनको बताते हैं कि कृषि महोत्सव का नियम क्या है। उत्सव से पहले महाराज के खेत शब्द है ये, महाराज के खेत के लिए एक खेत चुना जाता है जिसे राजा का खेत कहा जाता है, यानी एक अच्छे से खेत को चुना जाता है जिसे राजा का खेत के नाम से जाना जाता है। दूसरा, जो राजा होता है यानी महाराज को एक दिन के लिए कृषक यानी किसान बनना होता है। तीसरा, चयनित खेत के मालिक को बीज देने का और साल भर उस खेत की देख रेख करने का अधिकार दिया जाता है, ये कृषि महोत्सव का नियम है। और चौथा है, खेत का जो वास्तविक मूल्य है उनकी 4 गुनी स्वर्ण मुद्रा अनुग्रह के रूप में खेत के मालिक को दिया जाता है, ये इनका नियम हुआ। 4 नियम। पहला, योग्य खेत का चयन करना और उसे राजा का खेत बताना। दूसरा, राजा का एक दिन के लिए कृषक बनना। तीसरा, खेत के जो मालिक है उनको बीज देने और खेत की देख रेख करने का अधिकार उनको दिया जाता है साल भर के लिए।
और चौथा है खेत की जो वास्तविक मूल्य है उनकी 4 गुनी स्वर्ण मुद्रा अनुग्रह राशि के रूप में खेत के मालिक को दिया जाता है। ये नियम मंत्री जी ने राजा को बताया। इस प्रकार से कृषि महोत्सव समाप्त हो जाता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, राजा भी अपने राजमहल में चला जाता है। अब चूंकि कृषि महोत्सव है पूरे राज्य में मनाया जा रहा था, तो रात्रि में भी राजा के महल में कार्यक्रम वगैरह होना था, नृत्य वगैरह होना था या अलग बहुत सारे कार्यक्रम थे, तो लोग उन कार्यक्रम को देख रहे थे। लेकिन अरुण जो है इनका रुचि कार्यक्रम में नहीं था, वो सो रहा था अपने कक्ष में, आराम कर रहा था, तो उनको नींद भी नहीं आ रहा था। तो अरुण ने क्या किया, अपने जो अश्व थे उसको निकाला, उसमें बैठकर एकदम तेज गति से राजमहल से निकल गया। जो प्रहरी थे वो नींद में थे, देखा तब तक अरुण जो है निकल चुका था और अरुण वही जगह में पहुंच जाता है जहां सुबह कृषि महोत्सव मनाया गया था। जाके देखता है तो वहाँ मधुलिका जो ही अपने जो खेत है उसके खेत में एक मधु का वृक्ष था, उसी मधु के वृक्ष के नीचे वो एकदम आश्चर्यजनक तौर पे चुपचाप मौन अवस्था में वहाँ पे क्या थी, खड़ी हुई थी, पड़ी हुई थी। अब अचानक कोई अनजान राजकुमार को देखकर मधुलिका जो है चौंक जाती है। अरुण उनको बताता है कि मैं मगध का राजकुमार हूँ, मैंने तुम्हारे कार्यक्रम को देखा था, आप उस कृषि महोत्सव कार्यक्रम में बीज देने का काम कर रहे थे, आप इतने सुंदर हैं, लोग कार्यक्रम को देख रहे थे, लेकिन मैं तुम पर मुग्ध हो गया था। मैं अपना जो अनुग्रह है, मैं आपके अनुग्रह का प्रार्थी हूँ, मैं आपसे स्नेह चाहता हूँ, ऐसे करके वो एक प्रकार से मधुलिका के पास प्रस्ताव रखता है। लेकिन मधुलिका जो है कहती है कि मैं कहाँ एक कृषक बालिका हूँ, आप नंद बिहारी, आप राजा के राजकुमार हैं, हम दोनों के बीच कहाँ रिश्ता बन सकता है, ऐसे करके उनके प्रेम अनुग्रह को क्या कर देती है, वो अस्वीकार कर देती है। ठीक है, यहाँ पे मधुलिका के कुछ मानवीय दुर्बलता हमको पता चलता है। क्या क्या, ये प्रश्न भी बनता है और एक बार पेपर में आ चुका है, हालांकि बुक के पीछे नहीं, फिर भी कृषक बालिका के रूप में विपन्नता और दरिद्रता की जीवन जीना पड़ा। मानवीय दुर्बलता यानी अनुग्रह राशि को क्या किया, अस्वीकार किया, जिसके कारण से वो विपन्नता और दरिद्रता की जीवन उनको जीना पड़ा। दूसरे के खेतों में मजदूरी करके रूखा सूखा खा के अपना जीवन उनको जीना पड़ा। दूसरा, मन में पूर्वजों के भूमि जाने के कारण उनके मन में क्या था, दुख था। मन में पूर्वजों की भूमि जाने का क्या था, दुख था। दुख हो रहा है यानी मानवीय दुर्बलता में आएगा। तीसरा है, मधुलिका व्यथित और अधीर थी। राजकुमार के अनुग्रह को ठुकराने के बाद, उनके प्रेम प्रस्ताव को ठुकराने के बाद वो व्यथित और अधीर हो गई। चौथा, मधुलिका ने आत्मसमर्पित राजकुमार का तिरस्कार किया और बाद में स्वयं आहत हुई, बाद में स्वयं पछताई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरुण से पुनः उनका मिलन कैसे होता है इसके बारे में बता रहे हैं कि इस प्रकार से राजा के खेत का चयन होने के बाद राशि को वो जो है लेने से इनकार कर देती है। रूखी सूखी खाकर, है ना, मजदूरी करके वो अपना जीवन यापन कर रही थी। ऐसे करते करते 3 वर्ष बीत गए। कितने साल बीत गए, 3 साल बीत गए। मधुलिका दूसरे के खेतों में काम करती, रूखी सूखी खाकर मधुक वृक्ष के नीचे जो उनका पर्णकुटी था उसमें वो रहती थी। एक रोज घनघोर बारिश हो रहा था। तेज बारिश के कारण मधुलिका जो है अपने पर्णकुटी की एक कोने में चुपचाप खड़ी हुई थी। और पर्णकुटी है तो मान के चल, वर्षा जब हो रही थी तो पूर्णतः वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, भीग रही थी। और उसी दौरान बादल भी गरज रहे थे, तेज बारिश भी हो रहा था। और मधुलिका को एकाएक अरुण का याद आता है, काश मैं अरुण के उस प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती तो आज मैं उनके साथ होती। इस प्रकार से इस झोपड़ी में भीगते हुए मैं अपना जीवन यापन नहीं करती। इसी बीच बिजली चमकते हैं। एक यात्री उधर से गुजरता है जो अरुण था, वो पानी में भीग रहा था अपने साथियों के साथ। तो उस झोपड़ी के पास जाकर बोलता है कि इस झोपड़ी में कोई है जो हमें कुछ समय के लिए रहने का ठिकाना दे सके। तो मधुलिका जो है झोपड़ी के जो दरवाजे उनको खोलती है
उसी समय बिजली चमकता है और उनको देखकर वो चौंक जाती है और बोलती है कि मैं अभी आपके बारे में ही सोच रही थी और एकाएक आपका ही दर्शन हो गए। उनको अंदर आने के लिए आग्रह करती है। अरुण अंदर चला जाता है। मगध में जो बताता है कि मैं मगध का एक विद्रोही राजकुमार अरुण हूँ, जिसे मुझे राज्य से निकाल दिया गया है और मैं कौशल में जीविका खोजने के लिए आया हूँ, जीविका खोजने के लिए आया हूँ। ऐसे करके वो उनको क्या करता है, बोलता है। किसको? मधुलिका को। अरुण मगध का राजकुमार था जो उस समय कौशल में कृषि महोत्सव भी देखने आया था, जो मधुलिका पर पहले क्या था, आसक्त था, उनसे प्रेम करता था। फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पे उनका तो मुलाकात होता है। मधुलिका पर वो पहले से ही आसक्त था। मगध से निष्कासित जो विद्रोही राजकुमार था अरुण से उनका पुनः मुलाकात होता है। अरुण अपने साथ 100 सैनिकों को भी लाया हुआ था। उनको देखकर मधुलिका कहती है कि ये इतने सैनिक लेकर आपको इधर उधर घूमने की क्या ज़रूरत है, आपको मस्त किसी के साथ रह के जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो बोलता है कि जो बहादुर होते हैं सैनिक ही उनकी शक्ति होती है, चाहे विपन्नता भरी जिंदगी क्यों न जिए, लेकिन बहादुरों के साथ उनका सैनिक रहना जरूरी है। कौशल राज्य की जो राजधानी है, उस राजधानी में बोलता है कि मैं हालांकि विद्रोही राजकुमार हूँ, निर्वासित राजकुमार हूँ, अगर मैं चाहूँ तो अपने इन सैनिकों के बल से पुनः किसी भी राज्य को अपने हाथों में लेकर उस राज्य का राजकुमार बन सकता हूँ, राजा बन सकता हूँ और आपको वहाँ की महारानी बना सकता हूँ। ठीक है। अब वो बताता है कि कौशल राज्य जो है, कौशल राज्य के ऊपर वो आक्रमण करने की अपनी योजना बताती है और वो बोलता है कि आक्रमण करके चाहे तो मैं कौशल राज्य का तुम्हें राजकुमारी बना सकता हूँ। ऐसे करके वो आग्रह करता है, यानी एक प्रकार से उनको बताता है। किनको बताता है? मधुलिका को। और वो बोलता है कि ठीक है, हम दोनों रहकर चाहे तो यहाँ जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। तो वो बोलता है कि क्यों ना आप जो दक्षिण नाले की ओर की जो ज़मीन है, उस ज़मीन को खेती किसानी करने के लिए राजा के पास जाके मांगो। साथ ही साथ वो बोलता है कि अगर आप चाहें तो आपके जो भूमि जिसे कृषि महोत्सव के लिए ले गया था राजा ने, मैं उनसे कहकर आपको ये ज़मीन दिलवा भी सकता हूँ। तो बोलता है कि नहीं, हमारे राज्य का राष्ट्रीय नियम है और मैं उस राष्ट्रीय नियम को चेंज नहीं कर सकती, मुझे वो ज़मीन नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अगर तुम कहते हो तो हम दोनों साथ मिलकर जीवन यापन करेंगे। इसके लिए राजा के पास जाकर दक्षिण नाले की ज़मीन भले ही मैं मांग सकती हूँ। ऐसे करके मधुलिका किसको कहता है? अरुण को कहता है। और दूसरे दिन वो राजा के पास जाके मिलता है। दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की जो जंगली भूमि है उसको खेती करने के लिए मांगता है और राजा से कहता है कि मुझे एक सहायक मिल गया है, मैं उसी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहती हूँ खेती किसानी करते हुए। तो राजा कहता है कि वो जंगली भूमि काफ़ी उबड़ खाबड़ है, कैसे उसमें इतने मेहनत करके खेतों के रूप में उसमें तुम परिणित कर पाओगे? सीमित्र की कन्या वो इतना आसान नहीं है। तो मधुलिका कहती है ठीक है, अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए। तो बोलता है कि नहीं, तुम सीमित्र की कन्या हो जिन्होंने वाराणसी के युद्ध में हमारे राज्य की लाज बचाया था, मगध के हाथों में जाने से बचाया था, इस कारण से मैं तुम्हें वो ज़मीन ज़रूर दूंगा। ऐसा करो कि तुम जाओ और मैं राजमहल से राजकीय जो नीति है उसके तहत उस ज़मीन को तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम जाके अपना काम प्रारंभ कर दो। राजा से अनुमति लेकर कौन? मधुलिका जो है वहाँ जाकर अरुण के साथ मिलकर, उनके साथियों के साथ मिलकर उस जंगली उबड़ खाबड़ भूमि को प्लेन करता है, खेतों के रूप में उनको परिणित करता है और धीरे धीरे वहाँ वो अपना खेती किसानी प्रारंभ कर देती है। अब एक दिन मधुलिका और कौन? अरुण, दोनों वहाँ पे बैठा हुआ था एक वृक्ष के नीचे। अरुण जो है मधुलिका से कहता है कि देखो मधुलिका, मैं अगर चाहूँ तो आपके जो कौशल राज्य है उसकी राजधानी में आक्रमण करके एक ही पहर में पूरे राज्य को अपने हाथों में ले सकता हूँ, वहाँ का राजा बन सकता हूँ और आपको राजकुमारी बना सकता हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि इस राज्य में दस्युओं का आक्रमण हो रहा है, जिसका दमन करने के सेनापति जो है अपने बहुत से सैनिकों के साथ गए हैं और भी सेना वहाँ भेजे जा रहे हैं।
अरुण कहता है कि अगर तुम मुझे अनुमति दो तो मैं रात्रि के तीसरे पहर में अपने जो 100 सैनिक हैं उनके साथ चाहे तो मैं कौशल की राजधानी श्रावस्ती में आक्रमण करके क्या कर सकता हूँ, उनको अपने हाथों में ले सकता हूँ और वहाँ का राजा बन सकता हूँ और आपको वहाँ की राजकुमारी बना सकता हूँ। अब होता क्या है, राजधानी श्रावस्ती के जो सेनापति थे वो 100 सैनिकों के साथ नाले की ओर जा रहे थे। उनका सैनिक यानी जो मसाल पकड़े हुए थे, सैनिक अंधेले में जा रहे थे, इस कारण से मसाल पकड़े हुए थे और ये लोग नाले की ओर जा रहे थे। इधर अरुण जो है मधुलिका को बोलता है कि मैं आज रात्रि के तीसरे पहर में 100 सैनिकों के साथ अपने सहयोगी के साथ मैं श्रावस्ती पर आक्रमण करूंगा। अनुमति लेकर वो अपने साथियों के साथ तैयारी में चले जाते हैं। अब चूंकि मधुलिका जो है एक क्या थी, देशभक्ति थी और अपने देश को अपने दुश्मन देश के हाथों में जाती वो नहीं देख सकती थी। इस कारण से एकदम अचंभित सी रह गई, डर सी गई कि ये क्या हो रहा है। और वो एकदम पगली सी रास्ते में इधर उधर जा रही थी, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ जा रही थी, कैसे जा रही थी। जब वो रास्ते में चल रहे थे तो ये अश्वरोधी लोग, सेनापति के जो 100 सैनिक थे वो भी जा रहे थे। रास्ते में मधुलिका थी। ये लोग उनको बोलते हैं कि रास्ते ते हंसो मूर्ख बालिका, पागल के समान तुम वहाँ पे क्यों खड़ी हो। तो मधुलिका उनको बताता है कि इसको सेनापति को, सेनापति महोदय की हमारे जो श्रावस्ती राजधानी वहाँ पे दस्यु अर्थात मगध के जो निर्वासित राजकुमार है वो अपने 100 साथियों के साथ दक्षिण नाले की ओर से क्या करेंगे, हमला करेंगे और राज्य को अपने हाथों में लेने का प्रयास करेंगे। इस समाचार को सुनकर जो सेनापति थे एकदम अचंभित रह जाता है। फिर वो क्या करता है कि जो आक्रमण की सूचना जैसे ही उनको मिलता है, 100 में से 80 सैनिक को नाले की ओर जाने के लिए बोलता है और 20 सैनिक और स्वयं मधुलिका के साथ वापस श्रावस्ती यानी अपनी राजधानी में आप वापस आ जाता है। राजधानी में यानी दुर्ग में अग्निसेन जो है अपने 200 सैनिक के साथ थे, 20 और आ गया तो 220 हो गया। अब यहाँ पे जो मधुलिका ने दक्षिण नाले थे उस ओर से आक्रमण की जानकारी जो है सेनापति को दिया था कि मगध के जो निर्वासित राजकुमार है वो अपने 100 साथियों के साथ दक्षिण नाले की ओर से क्या करेगा, आक्रमण करेगा। अब पहले से लोग तैयार हो जाते हैं, इसकी सूचना राजा को भी दे दिया जाता है। राजा के पास मधुलिका को पहुंचाया जाता है। मधुलिका जो है बोलती कि हाँ महाराज, जो मगध के निर्वासित राजकुमार है वो अपने 100 साथियों के साथ हमारे देश की जो राजधानी है वहाँ पे आक्रमण करेगा और दक्षिण नाले से ये आक्रमण होगा। इसकी जानकारी जैसे ही राजा को पता चलता है बोलता है कि सुमित्र की कन्या, आज पुनः तुमने हमारे ऊपर एक बार और उपकार किया है, आपके उपकार को हम कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे करके राजा उनको बोलता है एक काम करो, आप यहाँ रहो, खाना पीना खाओ, मस्त रहो, हम वो जो आक्रमणकारी उनसे निपट के आते हैं करके राजा जो अपने सेनापति अपने सैनिकों के साथ चला जाता है। अरुण को आक्रमण करने से पहले ही पकड़ लिया जाता है और उसे किसमें दस्यु जो अरुण था उनको पूरे सभा में, पूरे राजमहल में क्या किया जाता है, लाया जाता है और अपने जनता से पूछा जाता है कि ये हमारे देश पे आक्रमण करना चाह रहा था सुबह होते ही। और वहाँ पे जितने भी दर्शक लोग थे सभा में मौजूद थे उन लोगों को कहता है कि इस बंदी को क्या कर दिया जाए, प्राण दंड दिया जाए, इनका वध कर दिया जाए। तो राजा बोलता है कि ठीक है, इनको तो हम मृत्युदंड देंगे, लेकिन मृत्युदंड देने से पहले जो हमें जानकारी दिया है मधुलिका उनको यहाँ पे लाया जाए, हम उनको पुरस्कार देना चाहते हैं। राजा उनको कहता है कि आपने जो निज जमीन, आपका जो ज़मीन था जिसे हम कृषि महोत्सव में लिए थे राजा के खेत के रूप में, उसको भी तुम्हें दान में देते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे राशि भी आपको दान में दी जाएगी। आप चाहिए, आप पुरस्कार में क्या मांगना चाहते हैं, आपको मुँह मांगा इनाम आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है हमारे पास, क्या मधुलिका ने पुरस्कार के रूप में राजा से प्राण दंड क्यों मांगा? राजा ने पुरस्कार मांगने के लिए कहा, लेकिन मधुलिका जो है प्राण दंड मांगती है। तो ये प्रश्न भी बनता है कैसे, मधुलिका ने राजा से क्या मांगा, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको क्या बताना है, प्राण दंड मांगा। हर कोई सोचेगा कि कोई इनाम वगैरह मांगे होंगे, ऐसा नहीं। तो मधुलिका बंदी पर आसक्त थी। जो बंदी राजकुमार कौन था, अरुण था, उन पर वो आसक्त थी, परंतु वह
कौशल को मगध के आक्रमण से बचाना चाहती थी। उसने अरुण के साथ प्राण दंड इसलिए मांगा ताकि वह अरुण के प्रेम का बदला चुका सके। एक देशद्रोही पर आसक्त थी, इसलिए वह स्वयं बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी हो गई। यानी वो प्राण दंड इसलिए मांगती है कि क्योंकि उन्होंने जो मगध के राजकुमार था अरुण, उनसे प्रेम किया था और वो उनके राज्य पर, कौशल राज्य पर आक्रमण करना चाह रहा था। तो एक प्रकार से वो भी राष्ट्रद्रोह था, उसने गलत किया था। इस कारण से अरुण के साथ साथ वो भी प्राण दंड मांगती है और अरुण के पास जाकर खड़े हो जाती है, जिससे वो अपने प्रेम का भी बदला चुका देती है। क्योंकि वो देशद्रोही पर आसक्त था, इस कारण से वो प्राण दंड मांगती है और अरुण से प्रेम करती थी, इस कारण से अरुण के पास जाकर वो खड़े भी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5 जो आपकी बुक में है। पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है। इस कथन के पक्ष में अपना विचार दीजिए। तो आपको उत्तर लिखना है क्या? पुरस्कार कहानी में मुख्य नायिका मधुलिका है। उसे अपनी भूमि से प्रेम होने के कारण बदले में राजकीय अनुग्रह अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण दूसरों के खेतों में काम कर संघर्षमय जीवन जीना पड़ा। यहाँ पे संघर्ष पता चल रहा है कि वो राजकीय अनुग्रह को अस्वीकार कर देता है, जिसके कारण से दूसरे के खेतों में उसको संघर्षमय जीवन जीना पड़ता है। ये तो हो गया प्रेम, जमीन के प्रति प्रेम होने के कारण से अनुग्रह राशि को अस्वीकार कर देती है, जिसके कारण से संघर्षपूर्ण जीवन उनको जीना पड़ा। किंतु अपनी मातृभूमि से उसे प्रेम था, इसलिए उसने यानी अपने राष्ट्र के प्रति जो देशभक्ति की भाव होने के कारण से उसने मगध के दस्यु अरुण के आक्रमण की सूचना कौशल नरेश को देकर मातृभूमि की रक्षा की। अरुण उस पर आसक्त था, इसलिए कौशल नरेश से उसके साथ प्राण दंड मांगी। यह मातृभूमि के प्रेम और दुश्मन से संघर्ष का अनूठा उदाहरण है कि किस प्रकार से उसे अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम था। मातृभूमि के प्रेम के सामने वह अपने व्यक्तिगत प्रेम को क्या कर देती है? ठुकरा देती है। और यहाँ पे व्यक्तिगत प्रेम की तुलना में देश प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। वास्तव में कोई देश रहेगा तभी कोई जाति, कोई धर्म के व्यक्ति उस देश में रहेंगे। इसलिए आपस में धर्म या संप्रदाय के बजाय देश के प्रति पहले भक्ति की भावना होना चाहिए, क्योंकि जब तक देश रहेगा तब तक हम रहेंगे और देश नहीं रहेगा तो वहाँ ना तो कोई आदमी रहेगा, ना तो कोई उनका धर्म रहेगा और ना ही कोई उनका जाति रहेगा। यही सीख हमको इस पाठ से मिलता है। सरसरी तौर पे आपको इस कहानी का स्टोरी यानी इस स्टोरी को पूरा समझाने का प्रयास किया और इसमें मुख्यतः 4-5 प्रश्न थे जो पेपर में आते हैं 3 अंकों में, तो उसी को आपको केयर करना है और यहाँ से प्रश्न ही आएंगे, इसी को आप देखेंगे। विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, पसंद आएंगे हैं, तो लाइक करना, शेयर करना, अपने मित्रों को भी उनके पास सेंड करना। मैं इसके अतिरिक्त गणित का भी वीडियो बनाता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो गणित का भी वीडियो पेपर के समय ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद।